हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज है हमारी लास्ट क्लास ऑफ आवर ऑनलाइन चीता बैच। इस बैच की शुरुआत अप्रैल में हुई थी और बहुत ही शानदार तरीके से पूरे साल ये बैच चला। बहुत ही अच्छी यादें रही हैं इस बैच के साथ, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स रहे हैं इस बैच के साथ। इस बैच ने मुझे बहुत कुछ दिया और देखते ही देखते ये यूट्यूब फैमिली जो उस टाइम पर लगभग 300 सब्सक्राइबर के साथ थी, आज ये फैमिली 1K से ऊपर पहुंच चुकी है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच उन सभी बच्चों का जिन्होंने मुझ पर पूरा विश्वास किया और मेरी इस यूट्यूब फैमिली का वो पार्ट बने। सो थैंक यू सो मच बच्चों, और आई होप आपको भी इस जर्नी में बहुत मजा आया होगा। थोड़ा सा आज एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट है कि एक साल की इतनी अच्छी जर्नी रही। रोज का ये रहता था कि वीडियो पोस्ट करनी है, क्लास अपडेट करनी है, ये सब चीजें इतने टाइम से चल रही थी और आज उस बैच के लिए जो हमारा 24-25 वाला बैच है, उस बैच के लिए आज ये जर्नी यही खत्म हो रही है। बट ये जर्नी सिर्फ क्लास 12 के लिए खत्म हो रही है। आगे आपके CUET का एग्जाम है, उसमें जरूर आपकी इस जर्नी का पार्ट मैं रहूंगी, आप मेरी जर्नी का पार्ट रहेंगे, मैं आपकी जर्नी का पार्ट रहूंगी, ठीक है। तो आज ये वीडियो है कि कल आपका अकाउंटेंसी का बोर्ड का एग्जाम है और आप लोगों की आई होप सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली होगी। थोड़ी बहुत अगर रह भी गई है तो कोई बात नहीं, उसको भी कर लीजिएगा और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। थोड़ा सा बच्चे अकाउंटेंसी के एग्जाम में डरे हुए रहते हैं, बच्चे डरने की कोई बात नहीं है। आपने इतने सारे एग्जाम जब तक दे दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, तो ये वाला एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा ही जाएगा। और कल आपका एग्जाम बहुत इजी आने वाला है, बहुत अच्छे से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट यस, लेंदी हो सकता है आपका एग्जाम, बट अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धैर्यता के साथ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करना है। अगर आप उसको ढंग से रीड करेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा समझ में और वो आपको आता भी होगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कल के एग्जाम के लिए क्या रहने वाली है हमारी कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स। तो बच्चों, सबसे पहली चीज और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अब तक जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने एक चीज जरूर ध्यान रखी होगी, या एक चीज ने जरूर आपको परेशान किया होगा, टाइम मैनेजमेंट। कुछ एग्जाम्स तो आपके ऐसे रहे हैं जो आपने टाइम से पहले कंप्लीट कर लिए, बट कुछ एग्जाम से मैंने बच्चों के मुंह से सुना कि मैम पेपर लेंदी था, कंटेंट बहुत लिखना था और लिखते लिखते हमारा टाइम कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला, जिस वजह से कुछ बच्चों का एग्जाम छूट भी गया है। तो ये गलती अब हमें अपने अकाउंटेंसी के एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मैंने एक चीज पहले ही बता दी है कि अकाउंटेंसी के पेपर का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो यही कि आपको उस पेपर को टाइम से कंप्लीट करना है। पेपर के अंदर क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होता है और फॉर्मेट्स बनाने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आपको राइटिंग टाइम मिलता है वहीं से ही आपको उस चीज को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब ये टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, जो आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट है, टाइम मैनेजमेंट करने में वो स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और वो कैसे? अब तक मैंने आपको ये बोला हर एग्जाम के लिए कि जो आपके पास स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं उसमें आप MCQ सॉल्व कर लिया करो जितने कर सकते हो। बट अकाउंटेंसी के लिए ये स्ट्रैटेजी सॉरी अकाउंटेंसी के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में MCQ सॉल्व करने हैं, बट कौन से? आपके अकाउंटेंसी के अंदर प्रैक्टिकल MCQs के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल MCQs भी होते हैं जो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो हो सकता है उस चीज से रिलेटेड कोई रीजन असर्शन का क्वेश्चन हो या उससे रिलेटेड कोई MCQ क्वेश्चन आपके पास हो, तो आप जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर, आप उन MCQs को आप सॉल्व करेंगे अपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को उन 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको रीडिंग टाइम में लिखना अलाउड नहीं होता और जब तक आप थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं कर लेते तब तक वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम पे उनको पढ़ पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसीलिए जो आपके MCQs थियोरेटिकल बेस्ड है, आप उनको सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग 15 मिनट्स में, और हो सकता है उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा हो, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है 6 मार्क्स के क्वेश्चन को रीड
रीड करने के लिए। अब क्यों आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन रीड करने हैं? क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से लेंदी। अब वहां पर सपोज करो कि इश्यू ऑफ शेयर से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप अपने हाथ में पेंसिल रखिए, जब आप पढ़ रहे होंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन, तो उसमें जो मेन बातें हैं वो आप स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करते हुए जाएं, ताकि जब आप उसको दोबारा से रीड करें तो आपका फोकस उन पॉइंट्स पर रहे। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे होंगे या जब आपने राइटिंग टाइम में अपना लिखना स्टार्ट किया तब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को हमेशा नीचे एक बार उस पर नजर डालिए कि उसमें करना क्या है। आपको रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या बैलेंस शीट बनानी है। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और बैलेंस शीट नहीं भी पूछी होती तो भी बना देते हैं। रिवैल्यूएशन सपोज नहीं पूछा, आपने बना दिया। जनरल एंट्री पूछी है, अकाउंट्स का फॉर्मेट बना दिया है। तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका रहेगा कि जब आपको पता होगा कि आपको अपने एग्जाम में करना क्या है, तो उस टाइम पे सोचने में आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। आपका 6 मार्क्स से क्वेश्चन पे एक बार नजर भी चली जाएगी तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। तो स्टार्टिंग 15 मिनट्स में जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट में पहली चीज बताई कि शुरुआत के 15 मिनट आपके लिए थ्योरेटिकल एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रीड करने के लिए हैं और उनमें मेन पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करने के लिए हैं। मोर ओवर, जो इस बार केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा आने वाला है 6 मार्क्स में भी एमसीक्यूज की फॉर्म में, आप उसे भी स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं अगर सॉल्व करने लायक है तो। ठीक है, चलिए ये तो होगी स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको क्या करना है। अब जब आपको राइटिंग टाइम मिलेगा तो उस राइटिंग टाइम में आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आपको पार्ट ए पहले करना है या पार्ट बी। अब बच्चे जो पार्ट ए है आपका, उस पार्ट ए में आपको पार्टनरशिप प्लस कंपनी अकाउंट्स ये चीज मिलने वाली है। ठीक है, और पार्ट बी जो है ना आपका एग्जाम में आपको ऐसे मिलेगा, वहां पे पार्ट बी ऑप्शन 1 और पार्ट बी ऑप्शन 2। बच्चे जो पार्ट बी ऑप्शन 1 है आपका, वो है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑप्शन 2 है आपके लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। राइट, तो अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो आपको वो करना है। इन दोनों में चॉइस है, या तो आप ऑप्शन 1 चूज करेंगे या आप ऑप्शन 2। तो अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन करेंगे, और अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले बच्चे हैं तो आप ये करेंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही वाला पार्ट ऑप्ट करते हैं। तो आपको 2 ही पार्ट करने हैं पेपर के अंदर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में चॉइस है तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप पहले पार्ट बी करना चाहते हैं या आप पहले पार्ट ए करना चाहते हैं। अगर आपका पार्ट बी स्ट्रॉन्ग है तो आई रिकमेंड कि आप सबसे पहले पार्ट बी करें और विद इन 45 मिनट्स आई गेस आपका पार्ट बी हो जाना चाहिए। 45 मिनट्स लेकर चलेंगे तब जाके उसको हो सकता है आप 50 या फिर 1 आवर में उसे सॉल्व करें। हालांकि 1 आवर 20 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको 60 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होगा। राइट, तो इस चीज को आपको मैनेज करके चलना है कि आपने यहाँ पर जो 20 मार्क्स का आपका ये पार्ट भी है, कोशिश करना है आपको कि स्टार्टिंग में, क्योंकि तो हमारी स्पीड तेज होती भी है तो हम कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में अगर आपने पार्ट बी सॉल्व कर लिया तो आप ये समझ लीजिएगा आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पार्ट बी स्ट्रॉन्ग है तो पहले वही स्टार्ट करिए। अदरवाइज जो भी आपको आता है, अगर पार्ट ए आपको ज्यादा अच्छे से आता है तो आप पहले पार्ट ए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट कोशिश करिएगा कि आप दोनों पार्ट्स को सेपरेटली करें, उनके क्वेश्चंस आप मिक्स ना करें कि आपने कभी पार्टनरशिप का कर दिया कभी कंपनी कर दिया। मतलब देखो, पार्ट ए के तो आप सीक्वेंस कर सकते हो ऊपर नीचे, बट पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का मिक्स करके कर रहे हैं, थोड़ा सा वो एग्जामिनर के लिए जो प्रेजेंटेशन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कहूंगी कि इस चीज के लिए पहले से आप स्ट्रैटेजी प्लान करके रखिएगा कि आपको कल क्या करना है। ठीक है, ओके, ये काम हो गया। एमसीक्यूज आप स्टार्टिंग में ही लिखते हैं, वो तो आप सभी को पता है कि एक पेज पे आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं, और थोड़ा एक एमसीक्यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा करिए। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई टाइम मैनेजमेंट की, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। पार्ट बी के लिए मैंने आपको बता दिया है, तो रिमेनिंग टाइम जो आपका बचता है 15 मिनट्स रीडिंग के छोड़कर, वो सारा आपके लिए पार्ट ए के लिए है। ठीक है, बस इस तरीके से करो। वो अगर आप सोचोगे कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इतने में सॉल्व हो जाना चाहिए, वो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा सोचने का वहां पर। ठीक है, बस इतना देख लो कि पार्ट बी करने बैठे हो, 45 मिनट में सॉल्व करना है, कोशिश करनी है कि 45 मिनट में सॉल्व हो जाए, और उसके बाद बाकी बचा हुआ टाइम हमारे लिए पार्ट ए के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट
बच्चे फॉर्मेट्स पे आपको पूरा ध्यान देना है। फॉर्मेट्स आपको बहुत अच्छे से बनाकर आने हैं, मतलब वही मैं ये भी नहीं कहूंगी बहुत सजा धजा के आप उसे बनाएं। आप अगर पेंसिल से बनाना चाहते हैं पेंसिल से बनाइए, ब्लू पेन से बनाना चाहते हैं ब्लू पेन से बनाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ आपको फॉर्मेट्स का ध्यान देना है, डेबिट क्रेडिट लिख कर आना है, रुपीज का साइन लिख कर आना है, जर्नल में आपको ध्यान रखना है कि डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट आपको अच्छे से बना के आना है। फॉर्मूलाज का जरूर यूज करना है कि इन केस ऑफ सपोज करो गुडविल आपको निकालने के लिए आती है, उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। हाफ मार्क अगर फॉर्मूले का उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट करने का हाफ मार्क है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालने का हाफ मार्क है। तो इस तरीके से हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो फॉर्मूला जरूर लिखने हैं आपको, चाहे वो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हो चाहे गुडविल के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है नरेशंस की। बहुत ज्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे नरेशंस नहीं लिखते हैं। बच्चे आपके ये टोटल ना 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं जितना भी आपने स्कोर किया होगा, अगर आप फॉर्मेट और नरेशंस का ध्यान नहीं रखते हैं तो क्यों हमें इस तरीके से अपने मार्क्स गंवाने हैं, जब सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, कुछ भी लिख दो थोड़ा सा उस चीज से रिलेटेड, बट नरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो नरेशन जरूर लिख के आएंगे आप। और यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि ऑलवेज रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर क्वेश्चन सिर्फ रिवैल्यूएशन पूछता है तो रिवैल्यूएशन बनाइए, अगर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। अननेसेसरी अगर आप ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है तो वो आपका टाइम वेस्ट है। आपने बाद में देखा रहे अच्छा ये तो पूछा ही नहीं था, तो वो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने वर्किंग नोट नहीं पूछा है तो अगर आप उसे नहीं भी बनाएंगे तो आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, तो इन दैट केस यू हैव टू मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट, क्योंकि वहां पर उस वर्किंग नोट के मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से वहां पर भी वर्किंग नोट बनाना है। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में कहूंगी कि जरूर वर्किंग नोट बना के आइए। टेबल आप कैसी बनाते हैं दैट इज टोटली अप टू यू, वहां पर आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उनको ये शो करना है कि वो आपने एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनाई है, ठीक है। सो वर्किंग नोट्स आपको जहां लिखा है वहां तो जरूर बनाना है, जहां नहीं लिखा है वहां पर आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, अदरवाइज अगर आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करके भी आपका काम चल सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कल बहुत ही ध्यान से पेपर करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सब आता है, सब तुम पढ़ चुके हो, जितना भी पढ़ा है बस उसको अच्छे से पढ़ के जाओ। सुबह उठ के माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जाओ, अपने भगवान को जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेकर जाइए। आपका पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। आज मैंने बोला था कि थ्योरी के लिए भी एक लाइव होगा, बट थोड़ी सी कल से तबियत डाउन है तो लाइव शायद पॉसिबल नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड करती हुई चलती हूँ कि थ्योरी में आप क्या क्या एक तरीके से रीड कर सकते हैं। ऐसी कोई थ्योरी लिखने वाली थ्योरी एज सच हमारे अकाउंटेंसी में नहीं पूछी जाती है क्लास 12th में, बट यस जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड थ्योरी है वो पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर की बात करूं फंडामेंटल्स की, तो उसमें आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पता होना चाहिए। पार्टनरशिप के फीचर्स पे आप ध्यान देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने अलाउड हैं, जैसे सपोज उन्होंने 50 उन्होंने हमें बोला है कि मैक्सिमम आप 50 पार्टनर्स रख सकते हो, तो वो आपको बता देंगे कि हमारी फर्म थी, हमारी फर्म के पास फिलहाल 43 पार्टनर्स हैं, तो बताइए और कितने पार्टनर्स हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा सकते हैं थियोरेटिकली। गुडविल के अंदर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, तो इनकी एक डेफिनेशन और इनके फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता होना चाहिए, वो भी वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चेंज इन पीएसआर में वो आपसे एक तो प्रैक्टिकली तो वो एडजस्टमेंट एंट्री आपसे पूछ ही सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब यूज होती है, गेनिंग रेशियो कब यूज होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो आपसे पूछा जा सकता है, राइट। उनके फॉर्मूलाज वो लोग ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। एडमिशन के अंदर वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के ही चांसेस हैं, बट स्टिल जो राइट्स ऑफ हमारे पार्टनर्स हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। रिटायरमेंट के अंदर हम एक रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कौन सी रेशो में देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में उसका हिस्सा किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। तो मतलब जो आपने प्रैक्टिकली पढ़ा है उसी चीज के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम गोज विद द डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर डिसीज पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, कौन सा अकाउंट आप ओपन करते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगर रेशो चेंज होती है या रेशो चेंज नहीं होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उधर आपका जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर है, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में से आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पता होना चाहिए। जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स वाला पॉइंट है आपको वो वहां पर पता होना चाहिए।
प्राइवेट डेट्स जो होते हैं पार्टनर्स के और जो हमारे फर्म डेट्स हैं उसको किस तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको ट्रीट करते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक हमारे रिटायरमेंट और डेथ के अंदर वो लास्ट में एक सेक्शन 37 है, वहां पर जो उसका फॉर्मूला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का जो अमाउंट हम लोग अपनी फर्म में रख लेते हैं उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो उसके ऊपर जो बेस्ड है सेक्शन 37, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, ये तो बात हो गई पार्टनरशिप की। कंपनी अकाउंट्स के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो उसके अंदर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट है उसमें बॉक्स में जो दे रखा है वो पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा कौन सा सेक्शन अलाउड करता है डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना, स्वेट इक्विटी शेयर्स ही सिर्फ है हमारे जो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, तो जो उसके सेक्शन 54 55 है एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। छोटा सा ही बॉक्स है, ज्यादा कुछ खास नहीं है उसके अंदर, वैसे उसके अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। डिवेंचर्स के अंदर से आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हैं एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, वहां से आपका क्वेश्चन कुछ बन सकता है थ्योरेटिकल। पार्ट बी के अंदर वैसे मैंने पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई है, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मेन हेड और सब हेड वाली उसमें मैंने सब कुछ कवर अप किया है, तो वहां से तो उतना ही पढ़ना है। चैप्टर 2 में से मैंने जितना आपको उस वाली वीडियो में पढ़ाया है अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, बिल्कुल पहली वीडियो जब मैंने स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी मेन हेड सब हेड करके वो डली हुई है वीडियो, उसमें चैप्टर 2 भी है, तो वहां से आप उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए क्योंकि वो सिर्फ उतना ही है जितना मैंने वहां पर आपको बताया है। हाँ, रेशो वाले चैप्टर से आपसे पूछे जा सकता है क्वेश्चन की इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्वेश्चन जो होता है कि एक रेशो एक ट्रांजेक्शन दे दी, इसका इस रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपसे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, मतलब आपको ट्रांजेक्शन पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग की है, इन्वेस्टिंग की है या फाइनेंसिंग की है। ठीक है, तो वैसे मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं अपनी उन सभी में, क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते ही मैं वो सारे एस्पेक्ट्स कवर अप करती हुई चलती हूँ जो आपसे थियोरेटिकली भी पूछे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी मुझे नहीं लगता कि उन्हें कल किसी थ्योरी वाले क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इवन कोई डाउट आने वाला है, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस मैंने वहां पर डाली हैं। ठीक है बच्चे, सो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि रात को अगर लेट नाइट भी लाइव आ पाए तो आएंगे, या फिर अर्ली मॉर्निंग अगर पॉसिबल हुआ तो फिर वो लाइव आएंगे, पर अगर आपकी मेजॉरिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है बच्चे, सो इसके अलावा अगर कोई ऐसा डाउट हो तो हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग कल के एग्जाम के लिए, और थैंक यू सो मच। हमारा 2024-25 बैच की जो आज लास्ट क्लास है, तो थैंक यू सो मच इस YouTube फैमिली का पार्ट बनने के लिए, एंड आई होप कि इस फैमिली के साथ आप आगे तक भी जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम खत्म और साथ छोड़ दे, आगे तक हम लोग एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड विजयी भव।